अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली अमान। नाज़रीन, बिजनेसमैन मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर ये कितना असरअंदाज होते हैं। बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तान की मेशियत के ऊपर उसका क्या असर होता है। और नाज़रीन, ये भी हम आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट छोटे बिजनेसमैनों को क्या इंसेंटिव दे रही है और बड़े बिजनेसमैनों को क्या इंसेंटिव दे रहे हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज कि छोटे बिजनेसमैन पाकिस्तान में अगर इस सूरत हाल में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या फायदे होते हैं, अगर वो सर्वाइव भी कर पाते हैं इस सूरत हाल में या नहीं। ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए आज हमने फिर अपने मेहमान जनाब औरंगजेब सोहरवर्दी साहब को दोबारा मदऊ किया है ताकि हम इन तमाम सवालों के जवाब हासिल कर सकें। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बड़े बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान की मेशियत के ऊपर कोई इसका फर्क पड़ता है? देखिए, आपने प्रोग्राम के आगाज में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जो आगे चल के हम बात करते हैं, लेकिन इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जिस तरह एक घर है और उसमें कमाने वाले जितने ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, या कम कमाने वाले हैं और कम पैसे आ रहे हैं, जिस तरह उनकी मुआशी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, मुल्क का भी यही हाल है। बिजनेसेस अगर ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री फैल रही है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली मुल्क की खुशहाली के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा अहम पॉइंट देखने वाला है जिस पे आगे चल के मैं चाहूँगा कि आप बात करें, वो ये है कि मुल्क लोकल कंजप्शन के लिए ज़्यादा चीज़ें बना रहा है या एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं लेकिन आपकी एक्सपोर्ट की जो मसनूआत है वो कम है, तब भी ज़्यादा पैसे और खुशहाली नहीं आती। लिहाजा वो मुल्क जो ज़्यादा चीज़ें बना के वैल्यू ऐड करके ज़्यादा पैसों पे एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी इंपोर्ट्स कम हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते हैं और खुशहाली की तरफ जाते हैं। जी सर, इसका जो अभी आपने बताया कि भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की मेशियत के ऊपर जो है इसकी जीडीपी जो है वो भी ग्रो करेगी, वो भी इम्प्रूव करेगी। तो सर, इसके ऊपर मैक्सिमम जो है बिजनेस में किस तरह असरअंदाज होते हैं? देखिए, कारोबार जो है वो जो भी चीज़ बनाते हैं, जीडीपी कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, कि एक अरसे के अंदर या कह लें एक साल के अंदर किसी भी मुल्क में कितनी वैल्यू की चीज़ें तैयार हुई हैं वो उसका जीडीपी है। ठीक हो। इसमें अगर फॉरेन रेमिटेंसेस जो उस मुल्क के शहरी दूसरे मुल्कों में रह के कमा रहे हैं और मुल्क में भेज रहे हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। जी सर। अब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है, और वैल्यू बनती है वैल्यू एडिशन से प्लस एक्सपोर्ट से, उतना ज्यादा मुल्क को फायदा है। लेकिन वैल्यू अगर कम है तो चाहे आप जितनी मर्जी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू कम है तो ज्यादा फायदा नहीं होता, और उसमें भी अगर एक्सपोर्ट कम है तो और ज्यादा कम फायदे की बात है। लिहाजा ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप जीडीपी इंक्रीज करते रहें, उसमें जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज में भी नजर आएगी। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और जितनी आपकी जीडीपी कम होगी, कम वैल्यू की होगी, तो उसका सबसे पहला असर तो पड़ेगा आपकी इंपोर्ट पे। आप ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें बाहर से इंपोर्ट करेंगे और आपका, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में की वैल्यू में जो तवाज़न है, ये जिन मुल्कों का हमारी तरह बिगड़ता है, उनकी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो मुल्क हमेशा कर्जों में रहते हैं। और इसमें अगर मिसमैनेजमेंट और करप्शन भी शामिल हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर ज्यादा तेजी से बर्बादी होती है, ग्रोथ कम होती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। सर, आजकल का जो सिनेरियो पाकिस्तान में बना हुआ है, कारोबार के हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो सर, इस सूरत हाल में अगर कोई नया बिजनेसमैन ऐड होता है तो उसको क्या करना चाहिए? और सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई छोटे बिजनेसमैन को इंसेंटिव भी दे रही है, इसके बारे में कहिए। जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से, टैक्स ज़्यादा हैं,
गैस बिजली के बिल ज्यादा हैं, तो ये उन मुल्कों में से, उन चंद मुल्कों में से एक मुल्क है जहां पे एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। अब ये है तो बहुत मुश्किल, और उसका खमियाजा मुल्क की ग्रोथ को भी भुगतना पड़ता है, जीडीपी को भी भुगतना पड़ता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा माहौल कम और बेश यही रहता है और यही रहना है कुछ अरसे तक, लिहाजा किसी को भी इसी माहौल में फैसला करना है कि उसे बिजनेस शुरू करना है या नहीं। मुश्किलात को देखते हुए उनके हल ढूंढने हैं, कम इन्वेस्टमेंट से कर दें, ज्यादा से कर दें। अभी भी हमारे यहाँ ऐसे सनतकार हैं जो इन हालात में भी अरबों रुपया अपना इन्वेस्ट करके फैक्ट्रियां भी चला रहे हैं। अब उसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं वो एक अलग कहानी है जो मैंने अभी बयान की है, लेकिन उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो इस माहौल में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और अगर ये माहौल और थोड़ा सा बेहतर होता है, गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने में कामयाब हो जाती है, टैक्सों की थोड़ी छूट मिल जाती है, बिजली गैस की कीमतें कम होती हैं, तो इससे लोकल सनतकार को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये भी जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा एक साइकिल है, कोई एक काम करने से ये काम नहीं होगा, ये सारा एक पैकेज है जिसमें थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को सेट करना पड़ेगा। लिहाजा बिजनेस पर्संस को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हीं हालात में रहते हुए अपने मुल्क के लिए आपको पैसा लगाना है। बस आप जो भी मुश्किलात या चैलेंजेस आते हैं उनको दूर करने के लिए तैयार रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो तो तबाही बर्बादी है या उसका आगाज है कि अगर सनतें लगना बंद हो जाए, कारोबार शुरू होना बंद हो जाए, ऐसा तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां तक दूसरी आपने बात की फैसिलिटेट करने की, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बना रखे हैं बिल्कुल, जिसमें ऐसे इदारे भी हैं स्मैडा जैसे जो स्मॉल बिजनेस को, मीडियम बिजनेस को बहुत गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो लोन देते हैं। इदारे तो हैं, लेकिन वो कितने इफेक्टिव हैं, वो कितने आपस में जुड़े हुए हैं, ये सवाल जरा ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अवेलेबल है ऑन ग्राउंड जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं और छोटे से छोटे कारोबार से लेकर बड़े से बड़े कारोबार तक शुरू कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अगर हमारे मुल्क में बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए और हमारे जो बिजनेसमैन है वो भी इन्वेस्टमेंट करें छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, तो सर क्या इसमें इसके साथ इन्वेस्टमेंट से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इससे भी असर पड़ता है कि अगर अफोर्डेबल चीज़ें बन रही हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्सों को, जैसे मैंने कहा, कंट्रोल करके, बिजली गैस की कीमतें कंट्रोल करके अगर नीचे लाई जा सकती है तो बिल्कुल महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है। ये एक तरीका है, सारे नहीं, क्योंकि अगर ये तरीका कर भी लिया जाए और अगर प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है तो भी ये तरीका नाकाम हो सकता है। जिस तरह हमारे मुल्क में कोई प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है तो महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें जब डॉलर की कीमत और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स भी शामिल हो जाए तो फिर कोई पूछने वाले नहीं, फिर आप जितनी मर्जी महंगाई कर दें। तो इन्फ्लेशन एक परसिस्टेंट फैक्टर है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर है, लेकिन उन मुल्कों में जहां पे कोई मैकेनिज्म नहीं है और जहां पे इसको कंट्रोल करने के भी तरीके कम इफेक्टिव हैं, वहां पे ये खतरनाक हद तक बढ़ती है जैसे हमारे यहाँ बढ़ रही है। और इसमें जब बेरोजगारी भी शामिल हो जाए तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो हमारा मुल्क तो स्टैगफ्लेशन का भी शिकार है कि एक तरफ तो महंगाई परसिस्टेंटली बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। इस पे जाहिर है जो भी अरबाब इख्तियार है उनको सोचना चाहिए। सर हमारे मुल्क के अंदर एक चीज़ और भी है कि एक आपने जिक्र किया ना कि महंगाई भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई आप सजेस्ट करना चाहिए कि मैकेनिज्म कोई आप बताना चाहें? देखिए, जो लोग हेल्थ ऑफ द अफेयर्स पे बैठे हुए हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं या जो उसको असिस्ट कर रहे हैं, वो बड़े अफलातूनी दिमाग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं। ये दुनिया में अब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं रही कि आपको कोई नई चीज़ इजाद करनी है या बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक विल चाहिए और उसके बाद एक मैकेनिज्म डेवलप करना है जो इदारों की सूरत में ऑलरेडी हमारे यहाँ है। सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है और मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इदारे भी बेलगाम हो गए।
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے. جب سے ملک بنا ہے، دنیا بنی ہے، یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں. تو مشورہ کہہ لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں یہی ہے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ توجہ دیں اور اسٹیبلٹی لے کے آئیں ملک میں، تاکہ ادارے بھی ٹھیک کام کریں، ہماری زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ پروڈکٹس گرو کر سکیں، انڈسٹری چل سکے. تو یہ بے روزگاری بھی کوئی ایسا مشکل پرابلم نہیں ہے. کئی ملکوں نے دور کیا ہے اسے، چند سالوں میں دور کیا ہے اور انہوں نے افیکٹو ورک فورس کریٹ کی ہے. اسی طرح بہت سارے ملکوں نے مہنگائی پہ بھی قابو پایا ہے. تو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ انفلیشن نہیں ہے، لیکن وہ ان کنٹرولڈ انفلیشن جیسے ہمارے وہاں ہے وہ چند ہی ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پہ گورننس کا نظام ٹھیک نہیں. بالکل سر ایسے ہی، یعنی کہ سر بات یہ ہوگی کہ ہمارے پاس میکنزم موجود ہے لیکن ہماری شاید نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. جی کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں سر ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تاکہ ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو بزنس کے متعلق تو لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.